तो हमने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट और एग्जैक्ट डायरेक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको बाद में। जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसको और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, या आप समझ भी गए होंगे। पिछले डायग्राम में आपने देखा होगा, क्योंकि करंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, तो करंट भी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो करंट भी अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है। एक है अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम क्रॉसेस अ पार्टिकुलर पॉइंट इन 1 मिली सेकेंड। मतलब कि 10 माइक्रोकूलम चार्ज जो है 1 मिली सेकेंड में एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास करता है। तो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस पॉइंट। तो उस पॉइंट के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा ये बताना है। 1 माइक्रोकूलम मीन्स जैसा कि आप लोग जानते हो 10⁻⁻6 कूलम, और 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻3 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इज एग्जिस्टिंग इन अ रीजन। किसी रीजन में 2 एम्पियर करंट स्टेडी करंट एग्जिस्ट कर रहा है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट क्रॉसेस अ पार्टिकुलर पॉइंट इन 10 मिनट। तो बताना है आपको कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पर 10 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेगा। ओके, अब हम लोग पढ़ चुके हैं करंट I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, नहीं तो सिंपल लैंग्वेज में I इक्वल टू क्यू अपॉन टी भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक ना, चार्ज टाइम और करंट का जहाँ तक प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रॉस अ पॉइंट 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स पर मिली सेकेंड। मतलब 1 मिली सेकेंड में 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करता है टुवार्ड्स लेफ्ट, एंड 10⁻12 इंटू 3 प्रोटॉन्स पर मिली सेकेंड टुवार्ड्स राइट। मतलब कि 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ क्रॉस कर रहा है, और 3 इंटू 10⁻12 प्रोटॉन्स राइट साइड में 1 मिली सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। तो कह रहा है डिटरमाइन द करंट थ्रू दिस पॉइंट। तो उस पॉइंट पे कितना नेट करंट फ्लो कर रहा है। तो नेट करंट हमने बताया था I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ यूज कर सकते हो। डेल्टा क्यू आपको निकालना पड़ेगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हमने बता चुका कि एन पी इंटू ई माइनस एन ई इंटू ई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों का एन पी इंटू ई और एन ई इंटू ई दोनों को निकाल करके ऐड करेंगे तो हाँ डेल्टा क्यू निकल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? रेसिस्टेंस के बारे में, कि एक्चुअली रेसिस्टेंस होता क्या है। तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। रेसिस्टेंस का मतलब रेसिस्ट करता है, किसी चीज को कोई रेसिस्ट कर रहा है मतलब रोक रहा है। तो ये रेसिस्टेंस हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ रहे हैं, तो ये रेसिस्टेंस एक तरह का प्रॉपर्टी हो गया। ये क्या है? एक तरह का प्रॉपर्टी हो गया किसी भी सब्सटेंस का। तो ये किस चीज को रोकेगा, यहाँ पर सवाल ये है। तो ये करंट के फ्लो को रोकेगा, ये चार्ज के फ्लो को रोकेगा। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस के उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे जो फ्लो ऑफ चार्ज को या करंट को फ्लो होने से रोकता है। दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। मतलब कि द रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी जो चार्ज को या करंट को फ्लो होने से रोकता है उसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलेंगे। जनरली रेसिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से। इसका ए साइन बनता है ओम। ओम एक साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में ये इसका यूनिट रखा गया। इसको और एक्सप्लेन करेंगे ओम को और क्या कहा जाता है। न्यूमेरिकली रेसिस्टेंस को डिफाइन किया जाता है, हालांकि ये डेफिनेशन नहीं है। न्यूमेरिकली ये डेफिनेशन है, केवल न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन है। ये ध्यान में रखना है कि नहीं कहीं भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये न्यूमेरिकली डेफिनेशन
रेसिस्टेंस का क्या है, तो न्यूमेरिकली इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ये न्यूमेरिकल डेफिनेशन, केवल न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में ये चलेगा। तो यहाँ से वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, और करंट का एम्पियर होता है, तो वोल्ट बाई एम्पियर, तो ये रेसिस्टेंस का होना चाहिए। और इसी वोल्ट बाई एम्पियर को हम लोग ओम कह सकते हैं। ओके, वहाँ पर एक बता दिया गया, इट इज ओनली ए न्यूमेरिकल रिलेशन, इट डज नॉट मीन दैट रेसिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। और ये नहीं समझना चाहिए कि ये रेसिस्टेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, ये एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को। अब ये है कि एनी डिवाइस विच ऑफर सम स्पेसिफाइड रेसिस्टेंस टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड रेसिस्टर। कोई भी ऐसा डिवाइस जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग रेसिस्टर बोलेंगे। रेसिस्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप देख रहे हो रिप्रेजेंटेशन को। फिर रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। अब रेसिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर, उस मटेरियल का नेचर कैसा है, उस कंडक्टर का जो मटेरियल, वो कंडक्टर जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका नेचर कैसा है। जैसे मेटल है तो मेटल का रेसिस्टेंस लो होता है। फिर इंसुलेटर है तो उसका रेसिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। सुपर कंडक्टर एक माना जाता है तो सुपर कंडक्टर का रेसिस्टेंस लगभग 0 के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो ये नेचर में आएगा। नेक्स्ट है डायमेंशन, तो डायमेंशन में आता है लेंथ आता है, ब्रेथ आता है। तो ये लेंथ पे और एरिया पर, सॉरी ब्रेथ नहीं, ये लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करता है। लेंथ और एरिया पर कैसे डिपेंड करेगा, तो रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। जिस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ रहे हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप मान लो कि वो आप एक सिलेंड्रिकल वायर लिए, जैसे वायर है तो वायर का जो पॉइंट है, जो आगे वाला पॉइंट है वो किस टाइप का होगा, सर्कुलर होगा। तो उसी को हम लोग कह सकते हैं कि वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जैसे आप पेन वगैरह यूज़ करते हो तो उस पेन का टिप पॉइंट ही क्रॉस सेक्शनल एरिया की तरह होगा। तो ये है, तो रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल सब्सटेंस पे। अलग अलग नेचर के मटेरियल्स होंगे तो उसका रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। जैसे हमने बताया कि कंडक्टर का लो होता है, इंसुलेटर का काफ़ी हाई होता है, जैसे वुड वगैरह है ये सब का काफ़ी हाई होता है, और सुपर कंडक्टर का लगभग 0 के बराबर होता है। और फिर हमने बताया कि डायमेंशन में लेंथ और एरिया का जिक्र करते हैं, लेंथ ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। ओके, और नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस मेटल का हाई होता, बढ़ता है, इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ चुके थे कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है तो आर प्रोपोर्शनल एल, और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आर प्रोपोर्शनल 1/a होता है। ओके, जब दोनों को मर्ज करेंगे तो ये बनेगा आर प्रोपोर्शनल L/a। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके जब इक्वलिटी में हम लोग चेंज करेंगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक कांस्टेंट हमने यूज़ किया रो, तो यहाँ पर से प्रोपोर्शनल से इक्वलिटी में लाने के लिए बना R = रो इंटू L/a। आप देख सकते हो इस फार्मूला को कि R = रो इंटू L/a हुआ, वेयर रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, अगर मान लेते हैं लेंथ 1 मीटर ले लें, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तब क्या होगा, तो अगर 1 यूनिट एरिया ले ले, 1 यूनिट लेंथ ले ले तो R = रो हो जाएगा। इसका मतलब रो जो है न्यूमेरिकली इक्वल किसके होता है, रेसिस्टेंस का न्यूमेरिकली इक्वल, मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकली इक्वल रेसिस्टेंस का होता है। मतलब कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेसिस्टेंस होगा उसी को हम लोग रेसिस्टिविटी बोलेंगे। ये रेसिस्टिविटी जो है प्रॉपर्टीज किसका होता है, सब्सटेंस का, समझे। हाँ,
अब ये रेसिस्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। लेकिन हम पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि रेसिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करेगा। एक सेम नेचर का दो कंडक्टर अगर लें, एक ले अगर 1 मीटर का, एक ले 5 मीटर का, दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होगा। दोनों का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर डिफरेंट होगा, मटेरियल सेम होगा, तो भी दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होगा। इसलिए रेसिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है, ये माइंड में नोट कर लें। अब रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या बनेगा? तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाएगा? आर इंटू ए बाई एल। तो आर का होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, बाई लेंथ हो जाएगा, लेंथ का मीटर, तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा तो मीटर बचेगा, तो ओम इंटू मीटर। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या बनेगा? ओम मीटर। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है जो आप तक आप नहीं पढ़े हो, और शायद आप पढ़ोगे, कहीं कहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आपने देखा था सिलेंड्रिकल कंडक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा केवल, लेकिन मैं यहाँ पर एक जो कंडक्टर का जिक्र कर रहा हूँ, पैरेललो पाइप्ड कंडक्टर है, मतलब कह सकते हैं ये क्यूबाइड डायमेंशंस का ये कंडक्टर है, जिसका 3 डायमेंशन ए बी सी है, आप देख रहे हो। और इससे अगर करंट फ्लो करेगा तो कितना रेसिस्टेंस होगा उसके बारे में तो आप देख रहे हो इस डायग्राम को। इस डायग्राम में इस क्यूबाइडल पैरेललो पाइप्ड का जो डायमेंशंस है, ए है लेंथ, बी है ब्रेथ और इसका हाइट है सी। अगर मान लेते हैं कि आप देख रहे हो एक सरफेस है, फ्रंट का सरफेस, आप लेफ्ट में जो ये रेक्टेंगुलर सरफेस बना हुआ है उससे अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है, आप देख रहे हो क्यूबाइड के बारे में जानते हो कि अपोजिट फेसेस सेम होता है, तो जो लेफ्ट और राइट का जो फेसेस आपको दिख रहा है, मैं उस फेस की बात कर रहा हूँ जिसका जो डायमेंशंस है बी और सी है, लेंथ, हाँ बी और सी डायमेंशन से जो रेक्टेंगुलर फेस बना है, अगर उससे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया जाए उस फेस से पी क्यू से अक्रॉस पी क्यू, तब क्या होगा? तो बता सकते हो कि लेंथ कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को कितना लेंथ ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो डायग्राम से क्लियरली बताया गया है कि अगर बी सी डायमेंशन वाले फेस से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया जाए अक्रॉस पी क्यू, तो लेंथ कितना बनेगा कंडक्टर का? तो ए के बराबर बनेगा। लेकिन एरिया कितना एरिया से वो क्रॉस करेगा? तो उसका डायमेंशन था जिसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया, उसका डायमेंशन बी एंड सी था, तो एरिया जो होगा बी इंटू सी हो जाएगा। तो एल इक्वल टू ए और ए इक्वल टू बी इंटू सी। अब यहाँ पर इसका रेसिस्टेंस हम लोग पता करेंगे, रेसिस्टेंस थ्रू पी क्यू। तो रेसिस्टेंस थ्रू पी क्यू क्या मिलेगा देख सकते हो, आपने देखा। तो रेसिस्टेंस थ्रू पी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, एल का वैल्यू ए और ए का वैल्यू बी इंटू सी, तो रो इंटू ए इंटू बी सी मिला। आया समझ में? अब इसी तरीके से एक डायग्राम आप और देखो, ये डायग्राम को देखो आप। इस डायग्राम में बताया गया है कि आर एस, देख रहे हो टॉप और बॉटम का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ, कौन सा फेस का? टॉप और बॉटम का। अगर टॉप और बॉटम से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया जाए तो लेंथ क्या बनेगा? जो बी के बराबर होगा, हाँ कि ना? हाँ, तो लेंथ हो गया बी, हो गया कि नहीं? अब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? तो उसका डायमेंशन आपको क्या बनेगा? जब टॉप और बॉटम से है तो लेंथ ए है और हाइट सी है, तो उसका रेक्टेंगुलर फेस होने के कारण एरिया होगा ए सी। तो लेंथ हो गया बी और एरिया हो गया ए सी। तो रेजिस्टेंस रो इंटू एल बाई ए, तो एल के जगह रखेंगे बी और ए के जगह रखेंगे ए सी ई। तो आर इक्वल टू रो इंटू बी बाई ए सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जब कभी बताया नहीं जाता है और ये कंपटीशन्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अब मैं एक बहुत और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ओम्स लॉ। अभी हमने रेसिस्टेंस का जो यूनिट पढ़ा था ओम, इसी साइंटिस्ट के ऑनर में पढ़ा था। तो ओम्स लॉ का हम लोग जिक्र करते हैं
कि ओम्स लॉ एक्चुअली होता क्या है, इसका एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है, लैब भी करवाया जाता है, करना चाहिए और बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देख लीजिए एक चीज़ इसमें ध्यान रखना होता है कि किसी भी कंडक्टर का जब आप रेसिस्टेंस निकालोगे उस कंडक्टर का टेम्परेचर से कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट टू द करेंट थ्रू इट इज कांस्टेंट, मतलब कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर उस कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया जाएगा और जो करंट फ्लो होगा वो दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा। मतलब कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट, मतलब कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर के एंड पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे तो एक हाई पोटेंशियल बनेगा, लो पोटेंशियल, तो करंट फ्लो करेगा। इसलिए स्टेडी करंट के लिए, कंटिन्यूअस करंट फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो जैसे ही दोनों एंड पे, कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे, अलग अलग पोटेंशियल अप्लाइड करेंगे, तो एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल, तो करंट फ्लो करेगा हाई टू लो। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना कम पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा, मतलब भी प्रोपोर्शनल आई बनेगा। तो भी इक्वल टू आई इंटू आर, आर एक कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर आएगा। तो आर इक्वल टू क्या बना, भी अपॉन आई, जो पहले डेफिनेशन हमने दिया कि रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का है, तो आर इक्वल टू भी अपॉन आई, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। आप इसके ग्राफ को देख सकते हो। अब देखो भी और आर में, भी और आई में रिलेशन कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और ये लीनियर इक्वेशन से, भी पर भी पावर 1 है, आई पर भी पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। देख लीजिए आप, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से क्या बना, भी इक्वल टू आई इंटू आर, ये ओम्स लॉ था और ये ओम्स लॉ समाप्त हुआ। धन्यवाद। और मैं एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का आज कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए। किरचॉफ्स हैज़ गिवन 2 लॉज फॉर एनालिसिस एंड सॉल्विंग अ सर्किट। जब हम सर्किट के प्रॉब्लम के बारे में जिक्र करते हैं तो हमसे सॉल्व नहीं हो पाता है। वो सर्किट डायग्राम का जो प्रॉब्लम है, अगर उसमें हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करें तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाता है। तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिया। फर्स्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको जंक्शन रूल भी कहते हैं या करंट लॉ कहते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसी को बोलते हैं जंक्शन रूल, या इसी को बोलते हैं करंट लॉ। और ये जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें KCL यूज होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। और दूसरा होता है, दूसरा लॉ जो है वो है आपका वोल्टेज लॉ, वोल्टेज रूल, किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, इसको KVL बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम लोग शुरू करते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का, या जंक्शन रूल का, या करंट लॉ का। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, अब जंक्शन रूल से आप समझ सकते हो, करंट लॉ से समझ सकते हो। करंट लॉ का मतलब इसमें करंट से रिलेटेड लॉ है। और जंक्शन रूल, जंक्शन किसको बोलते हो, जहाँ पर जैसे आप ट्रेन की बात करते हैं तो जहाँ पर बहुत सारे ट्रेनें आती है, जहाँ से जाती है, उसको जंक्शन बोलते हैं उस पॉइंट को। उसी तरीके से जिस पॉइंट पर करंट आता है और जिस पॉइंट से करंट जाता है उसको हम लोग जंक्शन बोलेंगे। तो सर्किट में बहुत सारे जंक्शन हो सकते हैं, वो पॉइंट हो सकते हैं जहाँ से करंट निकल रहा हो, जहाँ पर करंट आ रहा हो। तो इससे रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट क्या है कि इन्होंने बताया कि किसी भी जंक्शन पे, सर्किट के किसी भी पॉइंट पे जो भी करंट आ रहा है और उस पॉइंट से जितना भी करंट निकल रहा है वो
टोटल करंट का सम 0 होता है उस पॉइंट पे। मतलब कि टोटल इनकमिंग करंट एंड टोटल आउटगोइंग करंट का सम उस जंक्शन पे, उस पॉइंट पे 0 होता है। डेफिनेशन को देखेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ का। इन स्टेडी करेंट द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। मतलब उस जंक्शन पर, उस पॉइंट पे करेंट का टोटल अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा। या इसी को दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, एट अ जंक्शन द करेंट इंटरिंग इज इक्वल टू द करेंट एग्जिस्टिंग द जंक्शन इन स्टेडी स्टेट। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ, आप समझो कि जिस स्टेशन पे या जिस जंक्शन पे जितनी ट्रेनें आती होगी उतनी ही ट्रेनें जाती होगी। ऐसा तो नहीं कि वो जितना ट्रेन आया वहाँ पर कुछ और ट्रेन फॉर्म्ड हो गया और कुछ क्रिएट हो गया, जनरेट हो गया और बहुत ज़्यादा ट्रेन वहाँ से गया, ऐसा तो नहीं हो। उस जंक्शन पर जितना ट्रेन आएगा उतना ही ट्रेन वहाँ से जाएगा। वैसे ही उस जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। मतलब टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। मतलब टोटल उस पॉइंट पर जो करंट होगा आने वाला और उस पॉइंट से जितना जाने वाला, दोनों इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट द जंक्शन। आप इस डायग्राम को देखिए, I1 इनकमिंग है, I2 आउट गोइंग है, I3 इनकमिंग है, I4 आउट गोइंग है, I5 इनकमिंग है। तो टोटल इनकमिंग करंट क्या क्या होगा, I1 प्लस I3 प्लस I5। और टोटल आउट गोइंग करंट कितना होगा, I2 प्लस I4। तो ये दोनों इक्वल होगा। मतलब I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। ओके जब इसी का टोटल सम करेंगे, अब देखो कि साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं। तो इनकमिंग करंट को, जो करंट उस जंक्शन पे इंटर कर रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, और उस पॉइंट से उस जंक्शन से जो भी करंट जा रहा होता है उसको हम लोग निगेटिव मानते हैं। तो I1 पॉजिटिव होगा, I2 निगेटिव होगा, I3 पॉजिटिव होगा, I4 निगेटिव होगा, I5 पॉजिटिव होगा। तो I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। अब जो जो निगेटिव हो उसको दूसरे साइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा साइन कन्वेंशन। थोड़ा देख लोगे आप। इसके बाद आपके पास ये 3 न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे घर पे बैठ कर के, ये तीनों न्यूमेरिकल्स को। कह रहा है द फिगर शोज अ पार्ट ऑफ द सर्किट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करेंट आई इन द ब्रांच शोन। ये जो ब्रांच दिखाया गया आपको दिख रहा होगा भली भांति, उसमें से आई का वैल्यू निकालना है। ए पॉइंट से राइट साइड में आई करंट जा रहा है, ए पॉइंट पर 2 एम्पियर करंट जा रहा है और ए से 1 एम्पियर करंट जा रहा है। आप देख रहे होगे 1 एम्पियर करंट ए से जा रहा है, ए में जा रहा है 2 एम्पियर करंट और ए से जा रहा है आई एम्पियर करंट। तो आई का वैल्यू निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन में भी वही केस है। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। आपको ये सर्किट दिया गया है, अब इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे भाई, ये बताना है। तो इसमें आपको 2 लूप बनाना है। 2 डायग्राम में आप देख सकते हैं, 2 लूप, इस सर्किट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 लूप में फर्स्ट लूप जिसमें एक 3 एम्पियर करंट जा रहा है, एक लूप वो बनेगा। एक में I1 करंट जा रहा है, वो एक लूप बनेगा। और करंट को आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हो। और थर्ड क्वेश्चन भी आपको नहीं दिख रहा है तो अभी दिखेगा, ये दिख गया। तो इसमें भी आपको वैल्यू निकालना है, दिखा। तो यूजिंग KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, फाइंड आउट द करंट इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ द सर्किट शोन। टेक I1 का वैल्यू लेना है 0.5 एम्पियर। देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। कमेंट करेंगे, जरूर कमेंट करेंगे, बनेगा सॉल्व होगा तो कमेंट करें। नहीं समझ में आएगा आप क्वेश्चंस पूछें। ओके, ऑल द बेस्ट। सेकेंड हम लॉ बताएंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में आएगा सेकेंड लॉ।